हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन, खाद्य विज्ञान एवं पोषण से, जो कि हमारा फर्स्ट जो यूनिट है फूड्स की, फूड साइंस की, उसी से रिलेट करता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारा फूड क्या होता है, मतलब हमारा आहार क्या होता है। आहार की परिभाषा से शुरू करके, आहार वह पदार्थ है, आहार जो है वो एक ऐसा हमारा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। पोषित किससे करता है? पोषित तत्वों से करता है। और पोषक तत्व कौन से होते हैं? हमारे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब हमारे पौष्टिक तत्व है। हर पदार्थ में शरीर को पौष्टिक करने की अलग अलग क्षमताएं होती है। मतलब कि जो भी हमारा कोई भी एक पदार्थ हो, उसको हम कैसे ले सकते हैं कि हमारे शरीर में जो जो योग्यता चाहिए होती है, जो जो क्षमताएं चाहिए होती है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है, जितना शरीर को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, जो जिन जिन कोशिकाओं को वसा चाहिए होता है, वो सब सही मात्रा में हमारे शरीर को मिलती है। और शरीर को कहाँ से मिलती हैं? ये कुछ एक चीज़ें तो देखो अंदर से ही बनती है, ठीक है। रिएक्शंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर ही, तब वो हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से, बाहर के एनवायरनमेंट से। चाहे वो हमारा खान पान हो, रहन सहन का तरीका हो, किस स्वच्छ एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें ही हमारे खाने को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो थोड़ा सही और अच्छी स्थिति में रह पाता है। एवं पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे कि हम रिकमेंडेड RDA करते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस करते हैं। RDA क्या है? ICMR ने 2010 में जो दिया है वो हमारा अब भी चला आ रहा है RDA। आपको इसके साथ साथ RDA को ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें कौन सा अपना पौष्टिक पदार्थ अपने शरीर में किस मात्रा में लेना है, ये हमें RDA द्वारा ही पता चलता है। वहाँ पर पूरी की पूरी उन्होंने जानकारी दे रखी है। मेन आहार की परिभाषा क्या हो गई कि जो भी पदार्थ हम अपने शरीर के में लेके जाते हैं वो कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए सबसे पहले। और हर एक पौष्टिक तत्व की क्षमताएं क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। और हर एक क्षमता की जो पौष्टिक तत्व है उनकी मात्रा भी क्या होती है? अलग अलग ही होती है। आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यकता है। मतलब आपने देखा होगा जिनको खाने को नहीं मिलता उनका ना शरीर ढंग से बिल्ड हो पाता, छोटी छोटी हाइट रह जाती है और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, हाथ पैर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उनके, तो और जल्दी ही भी उन लोगों की उम्र भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, जल्दी वो मर भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम आधार है वो हमें जीवित रखने का और हमारे जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए। अगली बात हम करते हैं आहार के प्रकारों की। आहार के कितने प्रकार हैं? आहार के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा संतुलित आहार और एक होता है असंतुलित आहार। इसको इंग्लिश में अगर हम समझेंगे तो क्या होता है? एक होती है बैलेंस डाइट और एक होती है अनबैलेंस डाइट। क्लियर? तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हमारा संतुलित आहार सबसे पहले, जिसमें प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान हो। मतलब कि प्रचुर मात्रा, मतलब कि जिसके अंदर सफिशिएंट, प्रचुर मीन्स सफिशिएंट, पूरी सही क्वांटिटी हमारी पौष्टिक तत्वों की हो। किस चीज़ में? उन आहारों में, उन चीज़ों में, खान पान की चीज़ों में जो हमारे शरीर को चाहिए और जो शरीर तथा मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखे। अब सिर्फ आपको शरीर ही तो नहीं ठीक रखना, हमें अपना दिमाग भी, अपना मस्तिष्क भी ठीक रखना है। तो ये सब हमारा जो पूरा शरीर है, वो हमारा जो सिर का पार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, या हमारी सारी मांसपेशियां हो गई, हमारे लंग्स हो गए, हमारी किडनी हो गई, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, हमारे फुट्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप सब जानते हैं कि हमारे बारीक बारीक वेन्स है शरीर में जो आपस में इनको क्या करके रखती है? जोड़ के रखती है। तो इसीलिए आहार हमारा कैसा होना चाहिए? जो हमारी हर एक कोशिकाओं को, हर एक टिश्यूज को क्या करे? अच्छा रखे, उनको डैमेज ना करे, उन्हें खराब ना करे, और जबकि उन्हें चुस्त तंदुरुस्त रखने में सक्षम हो।
संतुलित आहार और क्या करता है, रोगों से बचाने के लिए। मतलब कि किसी भी आहार को संतुलित क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात तो देखो कि उसके अंदर वो हमारे शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है, तंतुओं का निर्माण करता है, टूट फूट की भी हमारे शरीर की मरम्मत करता है। जैसे जब आपको चोट लग जाती है तो आपको उस जगह से आपके टिश्यूज क्या होते हैं, आपके टिश्यूज, आपकी कोशिकाएं क्या होती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जब आप उस पर दवाई लगाते हैं या फिर आप अच्छा खान पान खाते हैं तो क्या होता है, वो वहां से भरने लग जाती है, मतलब वो डैमेज को रिपेयर करता है। रोगों से बचने के लिए भी शरीर में क्या करता है, कार्य करता है, आवश्यक ऊर्जा भी हमें प्रदान करता है। ठीक है, और संतुलित आहार क्या करता है, हमें पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में क्या देता है, पौष्टिक तत्व देता है, इसीलिए वो हमें रोग से बचाता भी है। तंतुओं के निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत मैं आपको बता चुकी हूँ, रोगों से बचने के लिए भी होता है। अब देखिए ये क्या है और ये क्या है। आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पोटैटो हैं, आपके एग्स हैं, आपकी ब्रेड है, ऑयल है, लेमन है, नट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, ब्रोकली है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपके सीरियल्स हैं, आपके सारे के सारे, मतलब आपका फूड्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सब चीज़ें यहाँ पर आपकी प्रेजेंट है। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूटी जो हमारे जूसेस होते हैं, मीन्स हमारे जो फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर जूस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे क्या हैं बच्चे, हमारे ये हमारे पौष्टिक तत्व हैं। ठीक है, और पौष्टिक आहार है और संतुलित भी आहार है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, नॉनवेज है, आपके फ्रेंच फ्राइज हैं। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे असंतुलित आहार है। अब संतुलित और असंतुलित आहार के अंदर एक मेन डिफरेंस होता है, दोनों होते खाने ही हैं, ठीक है, आहार ही होते हैं, लेकिन ये खाने से हमें पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ये खाने से हमें पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। खाना क्यों खाते हैं, भूख को शांत करने के लिए, भूख दोनों ही शांत करते हैं, करेक्ट। सो अब हम बात करेंगे असंतुलित आहार के बारे में। असंतुलित आहार क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। जैसा कि मैंने आपको क्या कहा था, आपको भूख लगी, आपने बर्गर खा लिया, लेकिन आपको बर्गर के अंदर से कुछ भी अच्छा आपको तत्व नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट कि आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट्स है, वो आपकी भरपूर मात्रा में आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट, भूख को शांत कर सकता है। मतलब आपको भूख लगी और आपने एकदम खाया, इंस्टेंटली आपकी भूख शांत जरूर हो सकती है, लेकिन शरीर के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। मतलब कि जो मेन शरीर की ज़रूरतें हैं उनको ये क्या करता है, पूरा नहीं करता, जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर के अंदर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। हमें भरपूर मात्रा में जब कोई भी खान पान की ज़रूरत नहीं मिलती तो हमें डिजीजेज हो जाती हैं, रोग हमें आ जाते हैं। ठीक है, तो किस वजह से आते हैं, जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं जाता, और आहार नहीं जाता का मतलब क्या है, पौष्टिक तत्व नहीं जाते। कुछ आहार शरीर के वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होते हैं, लेकिन उन्हें हम संतुलित आहार नहीं कह सकते। मतलब कई चीजें आपको खाने के लिए ना शरीर के अंदर बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, विशेष रूप से सहायक होते हैं, किस लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए। लेकिन संतुलित क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जो उनके अंदर की जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका आपस में संतुलन नहीं होता, और वो आहार भी हमारे संतुलित नहीं कहे जा सकते। हम इसमें शरीर की वृद्धि हो जाती है, लेकिन रोग से लड़ने की शक्ति और मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता। जब देखो संतुलित आहार ही नहीं होगा, मतलब हमारे पौष्टिक तत्व सामान्य रूप में, सही रूप में, बैलेंस रूप में होंगे ही नहीं उस आहार में, तो क्या होगा, सिर्फ शरीर बढ़ता रहेगा, लेकिन ना ही तो हमें क्या मिलेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी, और ना ही क्या होगा, हमारे मानसिक रूप का, हमारी मानसिक शक्ति का विकास हो सकेगा। ठीक है, और इसी परिणाम स्वरूप और क्या चीजें आ जाएगी कि विभिन्न रोग हमें ग्रस्त हो जाएंगे। मतलब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी और हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कई खानों में सिर्फ ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो फिर भी क्या नहीं होता, हमारा पर्याप्त आहार नहीं कहलाया जाता। ठीक है, तो यही सारे आहार हमारे क्या होते हैं, असंतुलित आहार की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे आहार के कार्य। आहार क्या क्या काम करता है। ठीक है, मतलब खाना जो होता है वो हमारे शरीर के लिए या
हमारे लिए क्या क्या काम करता है? तो 3 काम करता है, देखो वो। एक तो है शारीरिक कार्य, क्या करता है? शारीरिक, फिजिकल हमारा वर्क करता है। मनोवैज्ञानिक, मेंटल कार्य करता है। और सामाजिक, सोशल कार्य करता है। तो 3 तरह के वो कार्य करता है। एक एक करके पढ़ते हैं हम। शारीरिक कार्य, शरीर का निर्माण, सबसे पहले क्या करता है? वो हमारे शरीर को निर्माण करता है। शरीर को निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं? प्रोटीन देता है, खनिज लवण्य देता है, मतलब मिनरल्स देता है, विटामिन देता है, और जल भी देता है। जल जो होता है, एक क्वेश्चन आया है एनटीए के अंदर कि वाटर एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, कि जो जल है हमारा, इट्स नॉट जाल, इट्स जल। सो जो जल है हमारा, क्या वो न्यूट्रिएंट है? तो हाँ, इट्स ट्रू दैट जो हमारा वाटर है वो एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए। फिर शारीरिक कार्य क्या करता है? ये हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे? अनाज, गुड़, चीनी, सूखे मेवे, घी, तेल, खजूर, जड़दार सब्जियां, मतलब रूट्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, उनसे ये हमें शारीरिक क्रियाएं करने में ये सब चीज़ें मदद करती है। और शरीर को क्या करता है? रोगों से भी मुक्त बनाता है। कैसे कि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी क्या करता है? ये बढ़ाता है। और हमारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे तंतु होते हैं, मतलब जो टिश्यूज होते हैं, उनका भी क्या करता है? एक तो उनका रखरखाव भी करता है, देखो, और साथ के साथ उनकी मरम्मत भी बहुत अच्छे से करता है, ताकि हमारी जितनी भी कोशिकाएं हो या फिर हमारी उत्को मतलब होता है बच्चे, तंतुओं की टूट फूट जो होती है, उन सबको भी प्रॉपर तरीके से करता है। अगली हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कार्य की। मनोवैज्ञानिक कार्य कौन से हो गए हमारे? मनोवैज्ञानिक कार्य हमारे जैसे कि गृहिणी, अब क्या होता है, क्या कहते हैं कि घर होता है, जब भी हमें खाना भूख लगती है तो हमें क्या करना चाहिए? संतुलित आहार खाना चाहिए। और खाना हो वो घर में खाओ, कहते हैं ना घर में खाना चाहिए, मम्मी के, बहन के, भाभी के, वाइफ के, इनके हाथ से खाना चाहिए। तो गृहिणी जो होती है वो खाने को तैयार करती है और सारे के सारे एक साथ मिलके बैठ के खाने को खाते हैं, सकुशल खाते हैं। इससे क्या क्या चीजें होती है? एक तो प्यार बढ़ता है और एक प्रसन्नता बढ़ती है। सो मतलब क्या है कि खाना जब शांत मन से, शांत चित्त से बनाया जाए। अब सपोज करो कोई ढाबा है, ढाबे पे कोई भी इंसान खाना बना रहा है, वो लड़के आया है, घर से लड़के आया है, तो सारा दिन वो खाना तो सारा दिन बनाएगा क्योंकि उसका काम है खाना बनाना। लेकिन उसके माइंड में क्या चीज रहेगी कि आज अगर उसने अपनी वाइफ से झगड़ा किया या बच्चों से झगड़ा किया, तो वो सारे विचार उसके माइंड में चलते रहेंगे। अब खाना कैसा बनेगा? खाना चाहे बेशक स्वादिष्ट बने, लेकिन उस खाने के अंदर क्या नहीं होगा? ना प्यार होगा, ना अपनापन होगा, गुस्सा होगा, इरिटेशन होगी, एंगर होगा, ठीक है। और क्या पता कई लोगों को बदले की भावना या इस तरह के जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो उस खाने के अंदर रहेंगे। तो जब हम उस खाने को ग्रहण करेंगे, उस खाने को खाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर भी नेगेटिव ही जो इमोशंस हैं वो आ जाएंगे खाने के थ्रू। सो इसीलिए मनोवैज्ञानिक कार्य मतलब हमारे मानसिक कार्यों के लिए भी खाना कैसा होना चाहिए? अच्छी स्थिति में बनाया हुआ होना चाहिए। हमारे परिवार में से ही किसी सदस्य के साथ ने बनाया होना चाहिए। बाहर का भी कोई बनाए तो उसका भी हमें देखना चाहिए कि वो किस अवस्था में, किस स्थिति में वो खाने को तैयार कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या चीज होती है हमारी? कि समाज, सोशल, एक तो भावना का विकास होता है, समाज को जोड़कर रखता है। और सामाजिक पर्व और त्योहार, जैसा कि आप स्कूल जाते हैं, टिफिन लेके स्कूल जाते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता होगा, तो क्या होता है? आप टिफिन उसको देते हैं, क्या वो अकेले टिफिन खाता है? नहीं, वो बाकी लोगों से मेल जोल के खाना खाता है। तो कई बार वो आके बताता भी होगा कि आज सपोज करो शाम की सब्जी बहुत अच्छी थी, या राम की रोटी बहुत अच्छी थी, या आज वो वेज पिज्जा लेके आया था घर पे बना हुआ। तो इससे क्या चीज होती है? दोस्त कब बनते हैं? ठीक है, मेन हमारा स्कूल में सबसे पहले दोस्ती होनी शुरू होती है। सोशल जो सर्कल बनता है वो घर में आस पड़ोस से तो बनता है, लेकिन फिर भी मेन हमारा स्कूल में बनता है, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाने को शेयर करते हैं। तो उनकी आपस में क्या हो जाती है? अगर आपने किसी दोस्त के प्रति कुछ कह दिया, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको आपके किसी दोस्त के लिए कुछ गलत बोल दिया, तो आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्त से भावनात्मक
भावनाओं की जरिए जुड़े हुए होते हैं। सो हम आपस में खाने के द्वारा क्या करते हैं, भावनाओं का विकास करते हैं और समाज को जोड़कर भी ये रखते हैं ना, ठीक है। और कोई भी अगर पर्व होता है, त्योहार होता है, तो क्या होता है, दिवाली होगी, होली हो गया, ईद हो गया, तो इस अवसर पे क्या होता है, हम मिठाइयों को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। सारे के सारे बहुत जो भी हमारे क्लोज नियर एंड डियर्स होते हैं उन सबको हम देते हैं, या फिर कई जगहों पे शादी होती है, हम खाने के लिए न्योता देते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, किसी की वैसे एनिवर्सरी होती है। तो इन सब के अंदर क्या होता है कि मनुष्य चाहे किसी भी क्षेत्र में चला जाए, जीवन में सभी क्षेत्रों के लिए क्या होता है, आहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब आहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो हमें क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो आहार कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार हो। और साथ के साथ संतुलित आहार कौन सा आहार होता है, जो पौष्टिक आहार होता है। तो जैसे कि मैं कोई भी एक टॉपिक पढ़ाती हूँ तो उससे पहले जो मैंने टॉपिक करा दिया होता है उसको मैं रिपीट करती हूँ, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। आप जब हर एक टॉपिक के साथ उसके पहले वाले प्रीवियस टॉपिक को रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में ये बिल्ड हो जाएगा, ये एज इट इज छप जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड ये चीज थी। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, थोड़े से ट्रिकी, कंफ्यूजन वाले आते हैं, आपस में मिक्सचर आता है। तो वो क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब इसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब हमने आपस में कनेक्ट करके पढ़ी हुई हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी का मतलब था कि जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सब हम कनेक्शन में पढ़ें। फिर आता है आहार का वर्गीकरण, किस किस भागों में हमने, किन किन श्रेणियों में अपने आहार को हमने विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ये देखेंगे हम। सो यहाँ पर सबसे पहला क्या आता है बच्चे, शारीरिक निर्माण आहार। शारीरिक निर्माण आहार मतलब शरीर का निर्माण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो हमारे शरीर को बिल्ड करने में, बनाने में सहायक होता है। जैसे कि दूध हो गया, दूध से निर्मित भोजन पदार्थ हो गए, मांस, मछली, अंडा, दाल, चना, सोयाबीन, मूंगफली, अनाज, मेवा, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हमारे शरीर को आपस में, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे बिल्डिंग, हमारे, आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे अगर तो आपको अपनी स्किन दिखेगी। मुट्ठी बंद करके अगर पीछे से देखोगे ना, अपनी मुट्ठी को देखोगे तो आपको स्किन दिखेगी। अगर बहुत गौर से देखोगे तो आपकी स्किन कैसे होगी, उसके अंदर आपको ना बर्फी के आकार की ऐसे करके कोशिकाएं बनी दिखेंगी। तो वो क्या होते हैं बच्चे, सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है। हमारा पूरा शरीर, पूरी स्किन किस चीज से बनी हुई है, उन सेल्स को मिला के। तो जब भी हमारे शरीर को वृद्धि करवानी होती है तो मतलब हमें उन सेल्स को जोड़ना होता है, टिश्यूज बोलते हैं उनको, ठीक है। सो अगर स्कूल में साइंस जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ी होती है तो सेल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे लाइफ के, ठीक है। सो यहाँ पर भी शरीर के निर्माण के लिए इन्हीं सब आहारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम आहार को वर्गीकृत कर रहे हैं अपने भागों में। तो पहला आ गया शरीर निर्माण के लिए। दूसरा ऊर्जादायक आहार। ऊर्जादायक मतलब जो एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जैसे कि अनाज हो गया, शक्कर होगी, गुड़, शहद, मक्खन, तेल, घी, दाल, ये सब चीजें क्या होगी, हमें ऊर्जा देती है, ठीक है, एनर्जी देती है। जब देखो हम लो फील करते हैं सपोज, बाकी हम एग्जैक्ट जो रीजंस होते हैं वो हर टॉपिक के साथ साथ पढ़ेंगे भी, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी शरीर की वृद्धि होती है तो उसके लिए हम उनको क्या देते हैं, दाल देते हैं। कहते हैं ना दाल खानी चाहिए, हमारे बालों के लिए भी, हमारे नाखूनों के लिए भी, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। ऐसे ही ऊर्जा, अब सपोज करो आपको बहुत ज्यादा लो फील हो रहा हो, ठीक है, आपको लग रहा हो आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो कोई आपको क्या दे देगा, चीनी आप थोड़ी सी खा लो, मान लो यहाँ शक्कर दे रखा है ना, शक्कर और शहद दोनों दे रखा है, तो मतलब गुड़ भी दे रखा है, मतलब मीठा आप खा लो तो आपको क्या होएगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी आपको, मीठा खाने से एनर्जी मिलेगी। पानी का घोल दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या याद रखना है कि रोज आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तब आप क्या चीज खाते हैं जिसकी वजह से आपको सही उस पर्टिकुलर जो आपको कमी हो रही होती है वो आपकी पूर्ण रूप से हो जाती है। सुरक्षात्मक आहार। सुरक्षात्मक कौन से होते हैं, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कौन से आहार होते हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे
कि हरी सब्जियां हो गई, ताज़े फल हो गए, दूध, मांस, अंडा, मेवे, ये सब चीज़ें कौन सी होती है, हमारी सुरक्षात्मक आहार होती है, जो हमें क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो आहार कितने तरह से वर्गीकृत है, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत है। कौन कौन सी, शरीर निर्माण आहार, ऊर्जादायक आहार और सुरक्षात्मक आहार। ठीक है, शरीर को निर्माण करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और सुरक्षित हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे आहार अध्ययन के उद्देश्य। अब हम इतनी देर से आहार पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इतनी देर से आहार तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, मेन हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, उद्देश्य क्या है ये पढ़ने का। तो सबसे पहले आहार की आवश्यकता। आहार की आवश्यकता क्या चीज होगी, आहार से संबंधित, मतलब हम सब व्यक्तिगत अध्ययन नहीं किए गए थे, ठीक है, जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, तब नहीं किए गए थे, तब ये मान लेते थे कि अगर भूख लगी तो खा लो खाना, ठीक है, लेकिन और जब भी आपने आहार कोई भी खा लिया तो उससे क्या हो जाता है, भूख शांत हो जाती है। लेकिन बाद में क्या चीज समझे गए, बाद में जब हमने अध्ययन किया, जब हमने पूरा पढ़ा कि कौन सा आहार खाने पे हमारे शरीर की कौन सा विकार सही होता है, कौन सी हमारी कमी दूर होती है, इस बारे में हमने बाद में समझना शुरू किया। जैसे कि अभी हमने आपको पीछे क्या बताया आहार के वर्गीकरण में, कि शरीर निर्माण है, अगर हमें शरीर को निर्माण करना है तो हमें ये आहार खाने चाहिए। अगर हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है तो हमें कौन से आहार खाने चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता से अगर हमें लड़ना है अपने शरीर में तो हमें ये आहार खाने चाहिए, और ऊर्जा के लिए चाहिए तो ये आहार चाहिए। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता चला कि हमारी आहार की आवश्यकता सिर्फ भूख शांत करने के लिए नहीं है, जबकि अपने शरीर की वृद्धि के लिए है, अपने मस्तिष्क की वृद्धि के लिए, अपने आप को रोगों से बचाने के लिए है। क्लियर। अगला हमारा क्या उद्देश्य है, आहार की आवश्यक मात्रा। अब आहार तो खा लो, अब क्या आहार खाते रहो, मतलब कई लोग होते हैं वो खाते रहते हैं, जबकि हमारे शरीर को क्या है, एक पर्टिकुलरली आवश्यक होता है, एक बहुत ही ज्यादा ये नहीं है कि बहुत ज्यादा रूप से खाना होता है। साथ के साथ क्या चीज होएगी, अब आहार की, अब हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस करते हैं कि हमें कौन सा आहार, सबसे पहले वहां तो ये पता चलता है कौन सा न्यूट्रिएंट कितना खाना चाहिए। फिर उसी के अंदर हम जब और ज्यादा अच्छे से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हमारा सिट्रिक है तो वो कौन से फ्रूट्स में ज्यादा है, कौन से वेजिटेबल्स में ज्यादा है। अगर हमारा प्रोटीन है तो हाई प्रोटीन हमारी कौन सी दाल है, कौन सा क्या है, ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, जब हम ये देखते हैं कि आहार की हमें कितनी मात्रा चाहिए। अभी बोलते हैं ना कि आपको मान लो 2250 कैलोरीज खानी है, तो क्यों खानी है, ये कैसे पता चला ना हमें। तो ये भी हमें कैसे पता चला, जब हमने आहार विषय के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया, उसके उद्देश्य को समझा, तो हमें क्या पता चला कि व्यक्ति के लिए आहार की कौन सी एक पर्टिकुलर मात्रा की आवश्यकता है। अब उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, ये सब जानने में भी किस चीज पर डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति की, जिसको हमें, मतलब व्यक्तिगत हर किसी की आयु पे निर्भर करता है, और किस चीज पे, उसके कार्यों पे निर्भर करता है, और किस चीज पे, उसके शारीरिक वेट पे, BMI पे, इन सब चीजों पे विभिन्न तरह से, कि वो मजदूर के लिए आहार है, किसी बिजनेसमैन के लिए आहार है, किसी मानसिक रोगी के लिए आहार है। तो हर किसी की आवश्यकता क्या होती है, अलग होती है। नेक्स्ट आता है विभिन्न आहार सामग्रियों का महत्व। अब अलग अलग तरह की आहार की सामग्रियां हैं। कुछ आहार क्या होती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। कुछ आहार क्या होती हैं, जो शरीर की वृद्धि में योगदान देती हैं। ठीक है, कुछ आहार कौन से होते हैं, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, जब हमने पढ़ाई की इस चीज के बारे में, अध्ययन किया पूर्ण रूप से, कि हर एक आहार की जो सामग्री होती है उनका अलग अलग महत्व होता है। उसके बाद क्या आता है हमारा, हानिकारक खाद्य सामग्री। हानिकारक खाद्य सामग्री कौन सी होती है, आहार के व्यवस्थित अध्ययन के बाद, मतलब फिर वही चीज कि हम पढ़ी इंपॉर्टेंस रहे हैं, तो जब हमने बहुत अच्छे से आहार को पढ़ा तो क्या पता चला, वैज्ञानिक अध्ययन किया तो हमें ये पता चला कि कुछ एक जो वस्तुएं होती है खाने की, उसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि होती है। मतलब या तो हमें वो चीज दिखे या नहीं भी दिखे। अब एक्सेस में अगर आप फैट्स खाओगे, एक्सेस में आप शुगर लोगे, तो क्या है, हानि तो होगी। तो चाहे वो डायरेक्ट हमें विजिबल हो या ना भी विजिबल हो, ना पता चले,
लेकिन कुछ एक चीज़ें कैसी होती हैं, हमें हानि प्रदान करती हैं। जैसे कि अगर हमें पता चले कि जो खेसारी दाल होती है उससे खाने से गंभीर रोग हो जाते हैं, तो कई दालों को हम नहीं खाते। इसीलिए कई लोगों को किन्हीं चीज़ों से एलर्जी होती है, तो उन्हें कैसे पता चलता है, जब वो बार बार देखते हैं कि कुछ सामग्री खाने से उन्हें शरीर में सही तरीके से पूर्ण रूप से ना ही तो उनको कोई भी वृद्धि मिलती, जबकि उनको कोई ना कोई कष्ट हो जाता है उस आहार को खाने से, तो वो उसको नहीं खाते। नेक्स्ट आती है पाक क्रिया को उत्तम बनाना। पाक क्रिया मतलब कुकिंग मेथड, खाना बनाते हैं, ठीक है, तो क्या पता चला है कई खाने हमारे बॉईल करने से अच्छे बनते हैं, कई रोस्ट करने से अच्छे बनते हैं, कई स्टू करने से अच्छे बनते हैं। खाने को पकाने से क्या होता है, उसकी न्यूट्रिएंट जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पाक क्रिया को उत्तम बनाने की क्रियाएं भी अच्छे से पता होनी चाहिए। आहार सामग्रियों के संरक्षण के उपाय। संरक्षण मतलब क्या होता है कि हमने कहीं भी उसको कैसे ही रख दिया। अब हमें पता है कई चीज़ों को हमें ठंडक में रखना है, गर्मी में रखना है, डिब्बा बंद करके रखना है, बोतल बंद करके रखना है, ठीक है। तो ये सब कैसे पता चला, जब हमने देखा कि अब गर्मियां हैं तो आटा अगर हमने लगाया है ज़्यादा है तो उसको कहाँ, फ्रिज में रखना है, क्यों, वरना वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी की सारी जितने भी आचार है उसको कौन से वाले डिब्बा बंद में रखना है, जो भी आपके मार्मलेट्स हैं या फिर आपकी चटनी हो गई, इन सब चीज़ों को किस तरह से संरक्षित करना है, ये सब भी हमारा क्या है, आहार अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे आहार की विभिन्नता। आहार की विभिन्नता मतलब हमारे जो भी हमारा मानसिक विकास हो गया, हमारा शारीरिक विकास हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भिन्न भिन्न आकार किस तरह से आवश्यक है, इन सबको देखते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता क्या होती है कि शरीर की जो भी हमारी क्षमता है और जो भी हमारी शरीर की आवश्यकता है, इसके आधार पर हमारा भोजन क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। दूसरा आता है पारिवारिक भिन्नता, मतलब जब हम संयुक्त परिवार में भोजन करते हैं तो हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हमारा भोजन स्वस्थ होना चाहिए, बदल बदल के खाना खाना चाहिए, ठीक है। छोटे परिवार में हो तो किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, तो किस तरह का हमारा परिवार है इसके हिसाब से भी हमारा आहार अलग होता है। फिर आता है सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता कैसे होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो हल्का भोजन और संतुलित भोजन करने पे ध्यान रखते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग मतलब मजदूर हो गए, किसान हो गए, जो कड़ी मेहनत करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अत्यधिक और भारी भोजन को ग्रहण करते हैं। उनके शरीर के लिए वही चीज ज्यादा आवश्यक होती है। अगला होता है हमारा बच्चे धार्मिक भिन्नता। धार्मिक भिन्नता मतलब क्या होगी कि हमारे धर्म के हिसाब से कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो हमारे धार्मिक विचार भी हमारे भोजन को क्या करते हैं, अलग बनाते हैं। और आखिरी हमारा है आर्थिक भिन्नता। अमीर है कोई तो वो उसी हिसाब से खाने को अफोर्ड कर पाएगा, कोई गरीब है तो वो उसी हिसाब से खाने को अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। अमीर परिवार क्या करेगा, अलग अलग भोजन खाएगा, लेकिन गरीब परिवार क्या करेगा, सिर्फ रोटी अचार या दाल रोटी को ही खाया करेगा। तो ये हमारे क्या है, आहार की 5 तरह की भिन्नता है। कौन कौन सी हो गई, रिपीट करो साथ साथ, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक, ये 5 तरह की भिन्नता है आहार के लिए। अब हमें आहार हेतु तो सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, ठीक है। ये देखेंगे कि आहार जब भी हमने लेना है तो हमें सावधानी, शुद्ध और स्वस्थ होना चाहिए, मतलब आहार हमारा गंदा नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। कहते हैं ना, खाने को बाहर से लाओ तो धो, ठीक है, अच्छी तरीके से उसको पकाओ। जो कच्चा खाने लायक है उसको पका के मत खाओ, उसके न्यूट्रिएंट क्वालिटीज खत्म हो जाती है। भोजन बनाने का स्थान साफ, जहां पर हमें खाने को पकाना है, जो हमारा रसोई घर होता है उसको हमें स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। पहले जमाने में, पहले समय में क्या होता था, चप्पल तक भी नहीं लेके जाने दी जाती थी और कपड़े भी बदल के जाया जाता था। क्योंकि और रसोई गृह में ही लोग खाना खाते थे और स्वच्छ तरीके से ही उस घर में आते थे। और विटामिन का प्रयोग करना चाहिए हमें अपने आहार के अंदर, संतुलित आवश्यकता अनुसार ही विटामिन का प्रयोग करना चाहिए, संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, भूख लगने पर ही भोजन करें, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी खाते रहो। और भोजन को अधिक चबा चबा कर खाया जाना चाहिए, ठीक है। 2 भोजनों के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, आवश्यक है ये अंतर। और साथ के साथ चिंता, क्रोध और घबराहट से भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अनुसार हमें
चिंता, क्रोध और घबराहट वाले इंसान के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था ना, मानसिक स्थिति कैसी है खाना बनाने वाले की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम चिड़चिड़े हैं तो ये देखिए कि आपका खाना जो बना रहा है, क्या वो चिड़चिड़ाहट में खाना बना रहा है, वो खुश होके खाना बना रहा है या नहीं बना रहा। तो हमारा जो गृहिणी होनी चाहिए, जो घर में जो खाना बनाता है या बाहर भी कोई खाना बनाता है, हमें ये देखना चाहिए उसका स्वभाव किस अनुसार है। इसके बाद हम बात करते हैं पोषण के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, अपने पोषण तत्वों के बारे में, जैसे कि जीवों की वृद्धि, विकास तथा अनुरक्षण एवं सभी प्रकार के जैव परिक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। पोषक क्यों आवश्यक है? ताकि हमारे शरीर में जितना भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे क्या करते हैं, एंजाइम्स के साथ एंजाइम्स क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए। वो बहुत ज़्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स ही, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिएंट्स की ही। फिर क्या आता है, जीवित जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और पाचन क्रियाएं, मतलब जो भी हम जिस भी खाने को खाते हैं उसको जिस हिसाब से खाते हैं और साथ के साथ चबा के खाते हैं, उसकी हमारी जो पाचन क्रियाएं हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से आवश्यक होता है हमारे खान पान से, हमारे आहार, हमारे पौष्टिक तत्वों के हमारे शरीर में विकास को लेकर। पाचन क्रिया के उपरांत भोजन के पौष्टिक तत्वों का रक्त द्वारा अवशोषण क्या होता है बच्चे? ऑप्शन कि जब भी हमने पाचक क्रिया कर ली, हमने कोई खाना खाया, ठीक है, भोजन कर लिया, भोजन के बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है, हमारे खाने को पचाता है अच्छे से, और जो भी हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जो भी हमारे जरूरी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है, वो कहाँ जाती है? रक्त के द्वारा अवशोषित हो जाती है, रक्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। आपको पता है आपके स्टूल और आपके यूरिन से जितने भी टॉक्सिक, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो भी हमारे आवश्यक सामग्री होती है, आवश्यक तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे रक्त में मिल जाते हैं और फिर रक्त हमारे पूरे शरीर के अंदर घूमता है और हमारी हर कोशिकाओं को जितनी पोषक तत्वों की आवश्यक होती है उतनी देता चला जाता है। शारीरिक कोशिकाओं द्वारा उपयोग की प्रक्रिया, अब क्या है, जैसे कि हमें चोट लग गई, तो मैंने आपको बताया, अभी आपको क्या बताया कि जैसे हमें चोट लग जाती है तो हमें कुछ एक तत्वों की आवश्यकता होती है, किस लिए? ताकि वो हमारे शरीर को क्या करे, हमारी कोशिकाओं को जोड़ के रखे, हमारी कोशिकाओं में वृद्धि करे, ठीक है, हमें जो हमारे शरीर है उसको सुचारू रूप से बिल्ड करे, इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और क्या होता है कि हमारी ऊर्जा हमारी उत्पन्न हो, इसके लिए भी हमारे पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं। रोग से लड़ने में क्षमता प्रदान करे, इसके लिए भी हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शरीर की कोशिकाओं का निर्माण हो गया, उत्कों या अंगों का विकास हो गया, ये सब भी हमारे तत्वों की वजह से ही होता है ना। अलग अलग तत्व क्या करते हैं, अलग अलग हमारे पौष्टिकता प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग तरह की अलग अलग भांतियों के कार्य भी कर सकते हैं वो अच्छे से। नेक्स्ट आती है पोषण की परिभाषा, क्या होती है? शरीर में होने वाले विभिन्न कार्यों का संगठन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और जैविक। तो क्या है कि अलग अलग लोगों ने ना अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है पोषण की, अलग अलग क्या दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी है। जैसे क्या होती है कि पोषण मनुष्य में उसके बीच का संबंध रखता है, मनुष्य है ना, तो क्या क्या, जैसे शारीरिक होगी, सामाजिक होगी, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं को भी क्या करता है, सम्मानित होता है, मतलब हमारे पोषण के अंदर ही ये चीज आती है। और क्या चीज होती है कि भोजन में शरीर में जो भोजन की विभिन्न कार्य होते हैं उनको क्या करता है, सामूहिक प्रक्रिया का भी नाम होता है। अब जैसे आपने खाना खाया, फिर खाना पचेगा, फिर आपका ब्लड के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा आपका वो तत्व, फिर जो टॉक्सिक होगा वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, फिर जब हमारे हर शरीर के अंगों में वो अच्छी हमारी न्यूट्रिएंट्स क्वालिटीज चली जाएंगी तो वो क्या करेंगी, हमारे शरीर को वृद्धि करेंगी, ऊर्जा प्रदान करेगी और रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमें देगी। अब हम बात करते हैं पोषण के महत्वपूर्ण चरण। महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं? ये 5 चरण हैं।
कौन कौन सा? अंतग्रहण। अंतग्रहण क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है भोजन को शरीर में भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। मतलब जिस समय हम अपने खाने को शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं, ठीक है, जिस समय हम खाने को क्या करते हैं? अंदर, मतलब हम अपने मुंह से अपनी फूड पाइप से खाने को अंदर पहुंचाते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इंजेशन। उसके बाद आता है पाचन, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? जब ठोस, जटिल, बड़े बड़े घुलनशील भोजन अनुकणों का क्या होता है? विभिन्न एंजाइमों की सहायता से हम क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया द्वारा तरल, सरल, छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निर्माणकृत करते हैं। मतलब कि अब हमने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, उसको अपने मुंह में डाला और चबाया, उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया, और कुछ हिस्सा तरल हो गया, वो हमारे शरीर में अंदर जाता है। उसके बाद फिर हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स के द्वारा क्रियाएं होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अच्छे तरीके से क्रिया करते हैं। उस क्रिया के द्वारा क्या चीज होती है हमारे शरीर के अंदर? वो पाचन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फिर क्या आता है? अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? हमारे खाने को, जो पचा हुआ भोजन होता है वो हमारे भीतर क्या होता है? सोख लेता है अपने सारे के सारे पौष्टिक तत्वों को। जैसे कि अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड हमारा क्या करता है? सारे के सारे हमारे एब्जॉर्ब करता है पौष्टिक तत्वों को, और फिर हमारे पूरे शरीर के अंदर वो बांट देता है। फिर आता है स्वागीकरण, दैट इज एसिमिलेशन। मतलब जो भी कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन में एक कोई जो भी हमारा जीव द्रव होता है, जो संश्लेषण की प्रक्रिया अथवा फिर संचलित भोजन क्या करता है? उसका ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण करना मतलब क्या होता है? कि अब खाना जो है, अंदर जो खाना हमारा पहुंच गया है, उससे हमें क्या हो रहा है कि रिएक्शंस हो रही हैं, जिन रिएक्शनों के द्वारा हमें ऊर्जा मिल रही है, हमें बाकी अपने रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हमारी बढ़ रही है, और हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है कोशिकाओं की। ये सब हमारे एसिमिलेशन में होता है। और आखिरी आता है हमारा बहिष्करण, दैट इज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है? जो हमारा मल निकलता है, जो हमारा मल निकलता है, जो हमारा यूरिन में टॉक्सिन निकलते हैं, और जो स्टूल के अंदर हमारी मल निकलता है, वेस्ट निकलता है, किसके द्वारा? हमारे एनस के द्वारा, ठीक है, गुदा के द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है बहिष्टीकरण। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मानव के शरीर की वृद्धि, विकास, कार्यक्षमता, क्रियाशीलता, स्वस्थ मनोवैज्ञानिक, मनोवृत्ति, व्यवहार संबंधी सभी जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, ये सब क्या होती है? हमारे आहार को स्पष्ट तरीके से जब हम क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं, तब हमें समझ में आती है। सो भोजन के महत्वपूर्ण चरण कौन से हो गए बच्चे? ये सारे जो 5 के 5 चरण है ना, ये सोचो कि आपने रोटी खाई से लेके आपने उसको बाहर निकाला तक की प्रक्रिया है। पहले आपने उसको अंदर डाला, फिर आपने उसको डाइजेस्ट किया, फिर आपने उसको अब्सॉर्ब किया, फिर आपने उसको एसिमिलेट किया, रिएक्शंस हुई, और लास्ट में क्या हो गया? एक्सक्लूशन हो गया, मतलब उस चीज का बहिष्कार हो गया, वो चीजें सारी की सारी बाहर चली गई। ठीक है, सो ये था जो हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने क्या पढ़ा? एक तो आहार के बारे में पढ़ा, आहार कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा, और आहार की हमें क्या आवश्यकताएं होती है, क्यों आवश्यकता होती है ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि शारीरिक कार्य कैसे करते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य कैसे करते हैं, सामाजिक कार्य कैसे करते हैं। फिर हमने आहार भी हमारा वर्गीकृत है, जैसे कि शरीर के निर्माण के हिसाब से, ऊर्जा के हिसाब से, सुरक्षात्मक आहार के हिसाब से, इन तरहों से वो अलग अलग वर्गीकृत है। फिर अब हमने आहार तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों है ये देखा। तो क्यों आवश्यक होती है? ताकि हमें इसके बारे में पता चले, ये पता चले शरीर में कितनी मात्रा में हमें चाहिए होता है, ये पता चले विभिन्न सामग्रियां कौन सी आवश्यक है, हानिकारक खाद्य पदार्थ कौन से हैं, हमें कुकिंग मेथड कौन से अप्लाई करने चाहिए, और किस तरह से अपने आहार को संरक्षण करना चाहिए, मतलब स्टोर करना चाहिए। फिर हमने बात की आहार की विभिन्नताओं के बारे में, मतलब हमारे शरीर की क्या जरूरत है, परिवार की क्या है, समाज की क्या है, धर्म की क्या है, और आर्थिक क्या है। और आखिरी में हमने आहार के हिसाब से हमें सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए, इनके बारे में किया। फिर हमने पोषण तत्वों के बारे में उसकी परिभाषा देखी, और ये देखा कि उसका महत्वपूर्ण क्या है, महत्व क्या है हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पोषण के प्रकार कौन से हैं, कितने टाइप्स के हमारे सुपोषण हो गया, कुपोषण हो गया, और हमारी इन सब की हानि कौन सी होती है, जैसे आपका क्वाशियोरकर हो गया, मरस्मस हो गया, ये सब किस लिए आवश्यक होती है। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको टाइप कीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।